हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो 10th क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किए थे। इसके कई सारे हम टॉपिक कवर कर चुके हैं। हालांकि ये चैप्टर बहुत लेंदी है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कहेंगे हम 9th क्लास का जो पूरी हिस्ट्री की बुक है वो बहुत सारे टॉपिक इस फर्स्ट चैप्टर में ही कवर हैं। तो जिन्होंने 9th क्लास की हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है, ये चैप्टर उनको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन जो नहीं पढ़े सीरियसली 9th क्लास, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, और इसके लिए वो पहले 9th क्लास की हिस्ट्री पढ़ लेंगे, हिस्ट्री के वीडियोज़ देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर भी कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। लास्ट टाइम जो हम टॉपिक कवर कर चुके थे वो थे उदारवाद के क्या मायने। कि हमने जो लास्ट टाइम बात किया था वो उदारवाद जो एक विचारधारा थी उसके बारे में। उदारवाद किसकी विचारधारा थी? जो हमारा एक मिडिल वर्ग आया था, मध्यम वर्ग, उसकी विचारधारा थी, उसके थॉट्स थे। तो उनके जो थॉट्स थे उन्हीं की विचारधारा को हमने क्या है, उदारवादी कहा था। वो उदारवाद की मीनिंग क्या थी, ये सारा कुछ हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके थे। जो कोई भी ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देख लें, जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद आप ये वाला टॉपिक कवर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। और हम पूरा चैप्टर देखो एक स्टोरी के उसमें लेके चल रहे हैं आपको, जिससे कि चीज़ें हमें समझ में आए। हमने देखा कि जो शुरुआत होती है वो हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट होती है, कि फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है। फिर हमने देखा कि वहाँ पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले किसका शासन था, वहाँ पर कुलीन वर्ग वगैरह थे, उनको कुछ वर्ग के साथ क्या है, स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे थे, मतलब उनको विशेष अधिकार मिल रहे थे। उन पर सवाल किया था मध्यम वर्ग ने। फिर उनके थॉट्स ही क्या है, एक विचारधारा के रूप में जो हमारा निकला था, उदारवादी आए थे। तो यहाँ तक हम ये सारा कुछ कवर कर चुके थे लास्ट टॉपिक में। जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा 1815 के बाद जो एक नया रूढ़िवादी आए थे, वो कौन थे। देखो बच्चों, मतलब जो भी है, हम जब पढ़ते हैं ना, मैंने जब भी कहा हिस्ट्री मतलब सेम रहती है। और हिस्ट्री का आप कहो तो मतलब कहते हैं कि पैटर्न चल रहा है, हिस्ट्री पैटर्न में चलती है हमेशा। तो आप जो हिस्ट्री को मतलब एक तरह से स्टोरी के थ्रू याद करो, मतलब एक स्टोरी बना के चलो कि हाँ तब ये हुआ, स्टेप बाय स्टेप जब हम इन्हें लेके चलेंगे, एक दूसरे से जो टॉपिक को कनेक्ट करेंगे तो हमें मतलब उसका कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि वहाँ जो मिडिल वर्ग है, जो उसकी विचारधारा उदारवाद, वो बहुत अच्छे से अब फल फूलने लग गया, मतलब स्टार्ट हो गया। कि उन्होंने मतलब अब क्या है, बाजार को लिबर्टी मिल गई थी, नेपोलियन भी आ गया था। तो नेपोलियन ने क्या किया, प्रशासनिक जो सुधार, बहुत रिफॉर्म्स बहुत किए थे। और वो क्या थे, यही थे ज़्यादातर। मतलब उसने जो बाजार जो था उसमें लिबरलिज्म मतलब उदारवाद लेके आया था। मतलब करेंसी एक कर दी थी, मतलब जो भी है मेजरमेंट की जो नाप की जो वो है इकाई एक कर दी थी, घटा के कम कर दिया था। जिससे क्या है, बेनिफिट किन को हो रहा था, जो मतलब ट्रेडर्स थे उनको। और फिर इससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर पा रहे थे। तो जो मिडिल वर्ग था या जो वर्ग मतलब ट्रेड कर रहा था, मतलब व्यापारी वाला वर्ग, तो वो अब पावर में आने लगा था। अब चीज़ें मतलब लिबरल होने लगी थी। मतलब लोग जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, उदारवाद, उससे मतलब अवेयर होने लगे थे। ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई थी। अब क्या था, जो नेपोलियन ये सारे रिफॉर्म्स लाया था, वो क्या है, हर स्टेट में मतलब जाके मतलब रिफॉर्म्स कर रहा था। मतलब कह रहा था कि मैं तुम्हें फ्रीडम दिलाऊंगा, ये सारी चीज़ें दिलाऊंगा। हालांकि वो जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो तो हमारी ख़त्म करता जा रहा था, प्रशासनिक रिफॉर्म्स कर रहा था, सुधार कर रहा था। लेकिन वो लोग उसको ठीक मान रहे थे, क्योंकि चलो कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी तो मतलब स्ट्रांग हो रही है, ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं। लेकिन क्या हुआ, देखो अब वो इतना सब कुछ करेगा तो दुश्मन तो बन बैठेंगे ना उनके। तो जितने भी ये मोनार्क जो थे, जो एरिस्टोक्रेट जो वर्ग था, उन्होंने क्या है, मतलब उन्होंने सोचा कि अब एक साथ तो हम इसको हरा नहीं सकते, इसको नेपोलियन को। तो क्या कर, वो एकजुट हो गए, एक साथ आ गए। जैसे आपके रसिया के आ गए, प्रुसिया, और आपका जो ब्रिटेन है, आपके ऑस्ट्रिया है, इन सब के जो कुलीन वर्ग जो था, एरिस्टोक्रेट थे, वो एक साथ आए। उन्होंने किसको, नेपोलियन को हरा दिया। नेपोलियन को कब हराया था, वो हराया था उसको 1815 के बाद। अब जब नेपोलियन हार गया 1815 में, तो वापस से पावर किसकी आ गई, देखो वापस से क्या है, मोनार्क आ गया। मतलब एरिस्टोक्रेट का फिर से पावर मतलब अपने कंट्रोल में कर ली, जैसे ही क्या है नेपोलियन हारा। अब क्या हुआ, जो मिडिल वर्ग है वो सोचेगा कि जो उन्होंने जो विचारधारा रखी थी उदारवाद की, लिबरलिज्म की, अब भाई उनको तो टेंशन होने लगी कि क्योंकि ये उदारवादी जो चीज़ें थी ये खतरे में आ जाएंगी। मतलब मार्केट की फ्रीडम रहेगी नहीं रहेगी, ये सारी चीज़ें होंगी।
तो जो 1815 के बाद आया था ना, वो एक नया रूढ़िवादी आया था। मतलब ये रूढ़िवादी कौन थे? अब ये एरिस्टोक्रेट ही थे, मतलब जो कुलीन वर्ग थे वही ये क्या थे? रूढ़िवादी थे। लेकिन देखो इनके साथ एक नया वर्ड जुड़ा है। नया वर्ड क्यों जुड़ा है? नया वर्ड का मीनिंग मतलब कि जो 18 सॉरी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले की बात थी। मतलब जो 1789 मतलब जो फ्रांस की क्रांति हुई उससे पहले जो एरिस्टोक्रेट थे, मतलब जो कुलीन वर्ग थे, वो मतलब यहाँ कुलीन वर्ग को ही रूढ़िवादी कहा जा रहा है क्योंकि वो पुरानी सोच रख रहे हैं। मतलब कि एक मोनार्क होना चाहिए, राजा होने चाहिए, सारी पावर उसके हाथ में होनी चाहिए, इस तरह से। मिडिल वर्ग आया, वो उदारवादी था, तो हमने उनको उदारवादी कहा। हमने जैसे हमने 9th में पढ़ा था, याद करो, रेडिकल, हमने रूढ़िवादी, उदारवादी, इन सब के बारे में पढ़ा। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब ये चैप्टर पढ़ेंगे मैं बार बार आपको ये याद दिलाऊंगी कि हाँ 9th में देखो हमने ये पढ़ा था, टॉपिक ये कवर किया था। तो वो क्या था, वहाँ हमने कंजर्वेटिव्स पढ़े थे, रूढ़िवादी पढ़े थे। रूढ़िवादी क्या थे? चेंजेस नहीं चाहते थे, बदलाव नहीं चाहते थे, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। तो यहाँ जो न्यू वर्ड जोड़ा है या नया वर्ड जोड़ा है, उसकी मीनिंग ये है कि जो रूढ़िवादी आए थे वो थोड़े चेंज थे, बदलाव थे। कि मतलब ये ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल बदलाव ही नहीं चाहते थे, क्योंकि रूढ़िवादी क्या है, कंजर्वेटिव्स क्या थे, बदलाव ही नहीं चाहते थे। कि मतलब वो चाहते थे कि जैसी सोसाइटी है वैसी बनी रहे, हमको जन के साथ जो विशेषाधिकार मिलते रहे, इसी तरह से सोसाइटी रहे, मतलब पावर किसके, राजा के हाथ में रहे, ये सब कुछ चाहते थे। कौन? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी में कौन थे? कुलीन वर्ग था। लेकिन जो मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो रूढ़िवादी आए थे, मतलब 1815 के बाद जो नए रूढ़िवादी आए थे वो नए थे। अब इनमें नयापन क्या था कि ये बदलाव चाहते थे, लेकिन क्या वो मतलब अपने फायदे वाले बदलाव चाहते थे कि मतलब ये जो चीजें हैं कुछ बदलाव चाहते थे, लेकिन वो चीजों में बदलाव चाहते थे जिनसे उनको बेनिफिट हो, उनको फायदा हो। मतलब जो चीज उन्हें अच्छी लगी, जैसे अगर इकोनॉमी बढ़ा रहे तो अच्छी है कि हमें, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमें फायदा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे बदलाव चाहिए। मतलब ये जो बदलाव है, चेंजेस हैं, धीरे धीरे चाहते थे और ऐसे चाहते थे जो इनके बेनिफिट में हो। इसीलिए हमने क्या है, नया रूढ़िवादी वर्ग का है। अब हम इस टॉपिक में ये सारी चीजें कवर करना चाहते हैं कि मतलब कैसे इन्होंने फिर से अपनी पावर है रीस्टोर करी, मतलब फिर से अपने मतलब कंट्रोल में की। ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और भी इसमें कई सारे जो चीजें कवर करेंगे, वियना की संधि वगैरह, ये सब कुछ। देखो बच्चों, जब भी आप मेरी वीडियो देखो तो आप एनसीईआरटी बुक लेके जरूर बैठो। क्यों? क्योंकि मैं हर बार आपको कहती हूँ कि ये अंडरलाइन करना है या इम्पोर्टेंट है, तो मैं अगर किसी चीज को हाईलाइट कर रही हूँ तो आप भी उसको हाईलाइट करो, जिससे कि आपको वापस से याद करने में, रिवीजन करने में काफ़ी बेनिफिट होगा। और मैं एनसीईआरटी का कोई लाइन नहीं छोड़ती हूँ, लाइन टू लाइन पढ़ाने का मतलब यही है। हालांकि मैं इस टॉपिक को जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, मैं समझा सकती हूँ, उसके बाद मुझे रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी कुछ इसको एक्सप्लेन ऐसे ही कर सकती हूँ, तो चैप्टर भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं ऐसा इसलिए नहीं करती ताकि कोई भी मतलब वर्ड टर्म ना छूटे जिसकी मीनिंग आपको ना पता हो, और फिर बाद में आप क्वेश्चन देखें एग्जाम में, अच्छा ये वर्ड कौन सा है, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन, और बाद में पता चले घर आके उस वर्ड की मीनिंग पता करी, अच्छा इसकी मीनिंग ये थी, फिर तो हमें क्वेश्चन याद था, आपका तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि आपको टर्म तो पता, टर्म ही नहीं पता थी बस, अदरवाइज आपको आंसर तो पता था। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम क्या है एनसीईआरटी पढ़ते हैं। और आप कभी भी एनसीईआरटी पढ़ लो, जितनी बार पढ़ोगे कुछ नया ही आपको मिलेगा, इंटरेस्टिंग ही मिलेगा। लेकिन हाँ ध्यान से पढ़ोगे तो, अदरवाइज आप साइड में आप सॉन्ग चला लो और बस चलो कि हाँ खोल के बैठ जाओ, तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, वापस आते हैं टॉपिक पे। ये तो टॉपिक से हटके इंफॉर्मेशन हो गई। मैंने आते 1815 के बाद नया रूढ़िवादी, मतलब जो 1815 के बाद जो नए रूढ़िवादी थे। अब क्या हुआ, नेपोलियन की पावर खत्म, नेपोलियन हार चुका है 1815 के बाद, और उसके बाद एक नया वर्ग आता है आपका, नए रूढ़िवादी। ठीक है, थे वो यही वही कंजर्वेटिव्स जो आपके एरिस्टोक्रेट थे, जो कुलीन वर्ग थे, ये थे वही। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। कि देखो ये तो पहले से ही था कि वहाँ यूरोपियन जो यूरोपीय की सरकारें वो पहले से ही रूढ़िवादी मतलब जो थी, बीच में आपका मिडिल वर्ग आया था, वही तो उदारवादी, ये सारी चीजें लेके आया था। तो 1815 के बाद जो नेपोलियन की जब हार हुई, उसके बाद जो आप सरकारें थी वो रूढ़िवादी भावना से प्रेरित हो गई थी। क्यों? क्योंकि हराया तो उन्हीं लोगों ने था इनको, किन्होंने, जो आपके एरिस्टोक्रेट थे, कुलीन वर्ग थे, उन्होंने ही हराया था।
रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित परंपराएं, संस्थाएं जैसे राजतंत्र हो गया, चर्च हो गया या सामाजिक ऊंच नीच संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। अब देखो, ये तो अपने फायदे की बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर रूढ़िवादी है तो बात अपने बेनिफिट की करेंगे ये। तो ये क्या है, मतलब इनके अकॉर्डिंग जो राज्य है, हमारी सोसाइटी है, या इसमें जो स्थापित जो हमारी संस्थाएं हैं, जैसे राजतंत्र हो गया, मतलब जो राजा का तंत्र है, मतलब राजतंत्र हो गया, या जो चर्च है, आपने देखा क्योंकि इनको जन्म के साथ इन्हीं को तो ज्यादा वो प्रेफरेंस मतलब मिल रही थी, मतलब इनको ज्यादा प्रिविलेजेस मिल रहे थे, मतलब अधिकार मिल रहे थे। तो ऑब्वियस ही बात है, इनकी ये जो संस्थाएं हैं, जैसे राजतंत्र है, चर्च है, सामाजिक ऊंच नीच या जो संपत्ति है, परिवार को बनाए रखना क्या है, जरूरी है इनके अकॉर्डिंग। किनके अकॉर्डिंग? रूढ़िवादियों के अकॉर्डिंग। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के पहले के दौर में वापस नहीं चाहते थे, कि मतलब फिर भी मतलब ये इनमें ट्रस्ट तो करते थे कि ऐसे ही राजतंत्र हो, ऊंच नीच, ये सारी चीजें संपत्ति, क्यों? क्योंकि इन्हीं को तो फायदा होगा, ऊंच नीच होगी, इनको प्रिविलेजेस मिलेंगे, ये सारी चीजें मिलेंगी, तो बेनिफिट इनको ही होगी। हालांकि ये सारी चीजें बनाए रखना चाहते थे, लेकिन फिर भी जो ये रूढ़िवादी थे लोग, जो क्रांति से पहले का दौर था, जो क्रांति के पहले का टाइम पीरियड था ना, मतलब प्रिविलेजेस, जो पावर सारी राजा के हाथ में थी और ये सब कुछ चाहते थे, वो सारे दौर में वापस नहीं जाना चाहते थे। मतलब जो रिफॉर्म्स हुए थे, जो सुधार हुए थे, उनके साथ ही ये लोग चाहते थे कि ये जो रूढ़िवादी भावनाएं वो बनी रहे, मतलब हमसे वापस से पावर क्या है, हमारे हाथ में आ जाए। लेकिन ये जो सुधार हुए थे इनके साथ के साथ ही, मतलब जो कुछ चीजें अच्छी थी वो उनको, मतलब उनके अकॉर्डिंग अच्छी इन द सेंस, मतलब उनके बेनिफिट की थी या उनके स्वार्थ की थी। तो ये मतलब पूरी तरह से वापस वैसी स्थिति नहीं चाहते थे, मतलब कुछ बदलाव के लिए, बदलाव के साथ ये चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्हें यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत करने में सक्षम था, कि जो मतलब नेपोलियन के द्वारा जो सुधार स्टार्ट किए गए थे, जो परिवर्तन किए गए थे, तो उससे अब इन लोगों को ये तो समझ में आ गया कि जो आधुनिकीकरण है, कि ये जो नयापन है या जो सुधार किए गए, ये हमारे जो राजतंत्र है उसको क्या है, मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। कैसे? जैसे कि जो एक तरह से मतलब उन्होंने क्या किया था, मतलब जो आपके नेपोलियन ने क्या किया, आर्मी को स्ट्रांग बनाया था। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आर्मी पे पकड़ किन की हो जाएगी? पहले तो किसकी थी? नेपोलियन की थी। अब अरिस्टोक्रेट की हो जाएगी, कुलीन वर्ग की। तो है तो हमारे अंडर में ना आर्मी, तो अगर वो स्ट्रांग है, मजबूत है, तो फायदा किनका है? हमारा ही है, मतलब हम राजतंत्र को मजबूत करने में काम लेंगे उनको। दूसरा, जो कुशल नौकरशाही, पहले क्या होता था कि ये चीजें, काम कैसे मैनेजमेंट हो, तो जो नौकरशाही स्टार्ट किया था, मतलब जो नेपोलियन ने ये रिफॉर्म्स किए थे, सुधार, तो वो उससे फायदा किनका होगा? इनका ही होगा, कि काम को क्या है, ये एक सीक्वेंस में एक सही तरीके से रखेंगे तो फायदा हमारा ही होगा। हालांकि चीजें वही होंगी, लेकिन अब वो कंट्रोल में हमारे में होंगी। गतिशील अर्थव्यवस्था, मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है, तो उससे क्या है, फायदा ही हो रहा है। मतलब अगर हमारी इनकम आ रही है, हमारी रिसोर्स मतलब बढ़ रहे हैं, हमारे पैसे अगर बढ़ रहे हैं, तो भाई बुरा तो मुझे तो नहीं लगेगा। अगर मेरे पास, मेरे पहले से ज्यादा मेरे पास अगर पैसे आ रहे हैं, तो मुझे बुरा थोड़ी लगेगा। बुरे तो पैसे तो किसी को बुरे नहीं लगते। तो इकोनॉमी अगर स्ट्रांग हो रही है, गतिशील हो रही है, मतलब बढ़ रही है, तो उससे फायदा उन्हीं का हो रहा है। हम इसको और हमारे राजतंत्र को मजबूत करने में काम लेंगे। जो सामंतवाद था और भूदासत की संपत्ति थी, वो यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों की शक्ति प्रदान कर सकते थे। पहले क्या होते थे, जैसे देखो आपके यहाँ ये राजा कंट्रोल कर रहा है इस पावर को, ठीक है। अब इसके नीचे नीचे जो आपके जमींदार वगैरह ये सारे होते थे। अब ये काम क्या करते थे, मतलब ये यहाँ पर मतलब जो लगान वगैरह, जो भी टैक्स रिवेन्यू वगैरह इकट्ठा करने के, मतलब ये सामंत वगैरह होते थे, इनके पास पावर होती थी। लेकिन जब कई बार क्या होते थे, अब क्या होते थे, ये जो जितना रिवेन्यू अगर मिल रहा है वो पूरा राजा को नहीं देते थे, कुछ हिस्सा तो अपने पास भी रखते थे। धीरे धीरे अंदर ही अंदर अपनी आर्मी भी बना रहे होते थे, उसको भी स्ट्रॉन्ग कर रहे होते थे। इनके पास काफी सारी पावर्स होती थी। लेकिन जैसे ही राजा कमजोर पड़ता था, ये अपनी पावर मतलब बढ़ाना शुरू कर देते थे, सत्ता में आ जाते थे, खुद को आजाद घोषित कर देते थे। अब इससे नुकसान किसको हुआ? राजा को ही हुआ। अब क्या हो, जब ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, राजा तो शांत हो, मतलब वो होगा ना कि भाई मेरी पावर और किसी के हाथ में नहीं जाएगी, चाहे कमजोर हूँ, स्ट्रॉन्ग, मजबूत हूँ या कुछ भी है, हूँ तो मैं अकेला पावर में, मतलब कोई और तो है नहीं। तो इससे क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या हुआ हमारा, स्ट्रॉन्ग हमारा क्या है, राजतंत्र ही हुआ। तो ये एक तरह से हम कहेंगे कि ये फिर से वापस से उसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहते थे। ये जो नए रूढ़िवादी थे, बदलाव मतलब चाहते थे,
लेकिन इनकी खुद की कंडीशंस पे मतलब खुद के बेनिफिट के अकॉर्डिंग बदलाव चाहते थे। ये वैसे नहीं थे जो बिल्कुल चेंजेस नहीं चाहते थे, मतलब इन्होंने की कुछ ऐसे चेंजेस एक्सेप्ट किए थे जो इनके फायदे के लिए थे। अब रूढ़िवादी कौन होते हैं एक बार ये देख लेते थे। मतलब ऐसे जो राजनीतिक दर्शन, जो आपकी जो परंपराएं हैं, स्थापित संस्थाएं हैं या रीति रिवाज हैं, इन पे जोड़ देते। मतलब ऐसे लोग जैसे आप कहते नहीं, जैसे घरों में कहते हैं अच्छा ये तो कंजर्वेटिव है, मतलब इसकी सोच छोटी है, यहीं तक सीमित है, मतलब कुछ ज़्यादा वो टर्म यूज़ किया जाता है ना बहुत बार, तो उसका मीनिंग मतलब रूढ़िवादी वही है कि जो पुराने विचार का है, ये नहीं जानता कि मतलब आजकल तो हम स्वतंत्र हुए, फ्रीडम है, हम कुछ भी कर सकते हैं, मर्जी वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो जो आपके रूढ़िवादी होते हैं वो आपको रूढ़िवाद जो है आपको फ्रीडम नहीं देता, स्वतंत्रता नहीं देता। मतलब तो उस यहाँ हम क्या करते हैं, जो रूढ़िवादी में लोग क्या है, जो उनकी राजनीतिक परंपरा है जो पुरानी चली आ रही है, मतलब जो चीज़ें रिचुअल्स वगैरह चली आ रही हैं, उनके द्वारा स्थापित जो संस्थाएं वगैरह होती हैं, रीति रिवाज, उन पे ज़्यादा जोर देते हैं। और तेज बदलावों की बजाय कि मतलब बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस ना की बजाय वो धीरे धीरे जो बदलाव होते हैं उनमें क्या है, उनको प्राथमिकता देते हैं कि वो बदलाव तो चाहते थे कि लेकिन बदलाव कैसे हो, धीरे धीरे हो, एक साथ मतलब क्या है, बदलाव ना हो। एक मिनट। अब क्या हुआ कि 1815 में जो ब्रिटेन था, प्रशा था, जो ऑस्ट्रिया था, जैसी यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना मिले। देखो क्या हुआ। अब इन्होंने क्या किया, मिलके क्या 1815 में किसको, नेपोलियन को हरा दिया। ठीक है, अब पावर किसके हाथ में आ गई, मोनार्क के हाथ में, मतलब कुलीनबर्ग जो एरिस्टोक्रेट थे उनके हाथ में आ गई। अब जब शुरुआत कहाँ से हुई थी, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन से होती है, मतलब फ्रांस से होती है। ठीक है, अब जो किन्होंने हराया था, तो ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, प्रशा और ऑस्ट्रिया, इन्होंने मतलब मिलके, जैसे ये पावरफुल जो मतलब कंट्रीज थे, इन्होंने मिलके क्या है, उसको हराया था नेपोलियन को। अब इन्होंने मिलके क्या किया कि जो यूरोपीय शक्ति हैं, इन्होंने मिलके नेपोलियन को हराने के बाद इन्होंने इनके जो प्रतिनिधि थे, मतलब उन्होंने क्या किया, यूरोप में एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले कि हम मतलब जो हमारा ये यूरोप महाद्वीप है, ये पूरा है, इसमें जो मतलब हमारा मोनार्क है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मतलब क्या करें, मतलब इस पर समझौता तैयार करने के लिए एक जगह मिले। और वो जगह क्या थी, वियना। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में है। तो ऑस्ट्रिया की मतलब राजधानी थी वियना। तो ये लोग वहाँ इकट्ठे हुए, वहाँ पर मिले। ठीक है, अब मिलेंगे, मिलके डिसाइड करेंगे कि भाई क्या किया जाए कि भाई ऐसा ना हो फिर से कोई और दूसरा नेपोलियन आ जाए, फिर से हमारी पावर हथिया ले, कोई दूसरा नेपोलियन पैदा हो जाए। अब हम अपने पैरों को क्या है, स्ट्रॉन्ग रखेंगे, मजबूत रखेंगे, मतलब फिर से जो जनता क्या है डिमांड ना करने लगे संविधान की, ये सारी चीजें ना हो, मतलब इस बार जो पावर हमारे हाथ में आई है वो जानी नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये सारे मिलके मीटिंग करते हैं। मीटिंग कहाँ होती है इनकी, वियना में होती है। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की राजधानी। ठीक है भाई, इकट्ठे हो गए वियना में। अब देखिए कॉन्फ्रेंस में क्या होता है भाई, मिलेंगे तो मीटिंग भी करेंगे, और मीटिंग किस पे जाके रुकेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसने मतलब कहते हैं ना फसाद खड़ा किया, बम तो उसी पे फूटेगा कि भाई तुम्हारे यहाँ से शुरुआत हुई तो भुगतना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तो भुगतेगा कौन, फ्रांस ही भुगतेगा। आइए देखते हैं। तो इस सम्मेलन में क्या हुआ, सम्मेलन की जो मेजबानी, मतलब इसको होस्ट किसने किया था, होस्ट किया यहाँ ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैसे इस लाइन को याद कर लेना, और इस ड्यूक मेटरनिक को बिल्कुल मत भूलना भाई, बहुत आगे तक जाएगा आपका ये ड्यूक मेटरनिक, बहुत याद रखना है आपको, तो इसको जरा याद रखना। अब भाई जब वियना में इकट्ठे हो गए तो ऑस्ट्रिया का चांसलर जो कौन बनेगा, भाई कह दिया ड्यूक मेटरनिक के, भाई मेरे यहाँ मीटिंग हो रही है, ऑब्वियस सी बात है पहला चांस मुझे दिया जाए। मेटरनिक ने कहा कि भाई चांसलर कौन, मैं ही बनूंगा। तो चांसलर बन गया आपका ड्यूक मेटरनिक। तो इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि। अब क्या हुआ, वियना संधि क्यों कहा गया इसको, क्योंकि वियना में हुई थी ये संधि। मतलब देखो जब कई सारे कंट्रियों के बीच में या दो कंट्रियों के बीच जब किसी बात को लेकर समझौता होता है तो वो एक तरह से क्या है, संधि है। ठीक है, तो ये समझौते के लिए तो इकट्ठे हुए कि कैसे मतलब पावर को रखना है, हमें बचा के किस तरह से मतलब स्प्रेड करना है, क्या करना है, तो इस समझौते पर इकट्ठा हुए थे। और ये किसके बाद, जब 1815 में नेपोलियन को हरा दिया कि भैया पावर किसके हाथ में रहनी चाहिए, किस तरह से कंट्रोल करनी है, क्या करना है, इसी पे तो इकट्ठा हुए थे। तो ये क्या ही एक तरह से संधि तो थी। तो ये जो वियना की संधि थी उसकी
तैयार की गई, जिसका उद्देश्य उनके कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन के युद्ध के दौरान हुए थे। कि मतलब अब जो ये वियना की संधि थी, इसका उद्देश्य जो था, इसका ऑब्जेक्टिव जो था, इसका जो मोटिव था वो क्या था? इसका मोटिव था कि जो युद्ध के दौरान जो भी नेपोलियन ने उथल पुथल करी थी ना, जो चेंजेस किए थे, बदलाव किए थे, उनको लेकर के था कि भाई इसने इधर से उधर बहुत कुछ गड़बड़ कर ली, अब सुधारना तो हमें ही है। तो उसके डिस्कशन पे ये क्या है, संधि हुई थी वियना की, मतलब उस लिए वो इकट्ठे हुए थे ये लोग। वियना की संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वियना में हुई थी। ठीक, देखो आपसे 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 3 मार्क्स में कि वियना की संधि के जो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे, या वियना की संधि क्या थी, एक्सप्लेन करिए किसी भी तरह से। तो ये आपको पूरा पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लो या इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लो, ध्यान से सुन लो तो कॉन्सेप्ट समझ पा जाएगा। अब क्या हुआ, चांसलर भी बना दिया हमने, मेन मुद्दा मोटिव है वो भी देख लिया कि मोटिव क्या था, हमारा उद्देश्य क्या था। देखते हैं क्या था कि जो नेपोलियन ने जितनी उथल पुथल की युद्ध के बाद, अब उसको मतलब वो जो बदलाव किए थे उनको खत्म करना था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा किया अपने नेपोलियन के अधीन किया था। देखो अब जो ये लोग इकट्ठा हुए थे, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, प्रूसिया हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, ये सारे इकट्ठे हुए थे। तो इन्होंने कहा कि भाई रसिया वगैरह कि देखो फ्रांस से कहा गया कि भाई देखो गलती तुम्हारी तरफ से हुई है, तुम्हारे यहाँ से क्या स्टार्ट हुई थी क्रांति की, ठीक है, तुम कंट्रोल नहीं कर पाए तुम्हारे यहाँ के उन लोगों को, तो अब क्या है, हम वापस से तुम्हें तो राजा बना रहे हैं, मतलब पूर्व जो वंश है उसको सत्ता में फिर से बहाल तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि भाई तुम्हें इसकी कुछ सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अब सजा क्या है कि भाई तुमने जो कब्जा किया था ना, हमारे जो स्टेट कब्जे में लिए थे नेपोलियन ने, जो उस टाइम में पावर में था, तो कब्जे में ले लिया, उन्हें कर दो वापस, जिसका जो है लौटा दो। मतलब तो इन्होंने जो कुछ इलाके लिए थे, मतलब जो कब्जे में किए थे नेपोलियन ने, अपने अधीन किए थे, वो कर दिया, खो दिए। ऑब्वियस सी बात है, खोने ही पड़ेंगे, उसके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि अगर फिर से राजवंश लाना है, मुनार्क लाना है, उनको फिर से अपनी पावर चाहिए, तो ये सारी चीज़ें खोनी पड़ेंगी, तभी तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। नहीं करेंगे, जो हमारे मतलब स्टेट कब्जे में किए उन्हें कर दो वापस। तो नेपोलियन को वो अपने क्या है इलाके खोने पड़े, नेपोलियन को नहीं, सॉरी, फ्रांस को। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। अब देखो सतर्क तो ये थे, इन्होंने कहा कि देखो फ्रांस पे तो कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है, फिर से ये कर ले चालाकी, फिर से स्टार्ट हो जाए ये सारी चीज़ें, यहाँ पे लोगों का कोई भरोसा नहीं। तो इन्होंने कि फ्रांस फिर से अपनी पावर ना बढ़ा पाए, कि फिर से खुद को फैला ना पाए, अपना साम्राज्य विस्तार ना कर दे। जैसे ये रहा आपका फ्रांस, और इसके चारों तरफ क्या है स्टेट, अलग अलग स्टेट नेशन क्या है विकसित कर दिए, डेवलप कर दिए, स्थापित कर दिए, कि भाई अब इनसे आगे ये बढ़ नहीं सकता। कि भाई इधर वाला स्टेट कह देगा ये तो मेरा इलाका, ये कह देगा ये मेरा इलाका, ये मेरा इलाका, तो ये कहाँ जाएगा भाई, तेरा दायरा इतना ही है, तू यहीं तक रह, अब नहीं फैल सकता। जो करना था तूने पहले, खुद को फैलाना था, फैला लिया, अब क्या है यहीं तक है बस। तो भविष्य में फ्रांस क्या है विस्तार ना कर सके, इसके लिए वहां पर क्या है स्टेट विकसित कर दिए थे, या वो स्थापित कर दिए थे। अतः उत्तर में नीदरलैंड, अब ये स्टेट कैसे विस्थापित किए थे वो देख लेते कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्थापित किए थे। देखो ये इसको लेकर के कोई ऐसा क्वेश्चन आने वाला नहीं इतना डीप कि वहाँ कौन सा स्टेट स्थापित किया था या वहाँ कौन सा नेशन स्थापित किया था। हाँ उन्होंने किए थे, कितने किए थे, ये सारी चीज़ें मतलब आपको मतलब एक मोटा मोटा याद रखना है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें फैक्टर्स की मतलब उत्तर में ये था उसमें वो था, ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की वजह से आपको दिखा दिया। तो वो कह रहा है कि जो उत्तर में मतलब जो फ्रांस का जो उत्तर रहा होगा वहाँ पर क्या है नीदरलैंड राज्य स्थापित कर दिया, जिसमें क्या था बेल्जियम शामिल था, मतलब नीदरलैंड के जो बेल्जियम था वो शामिल था। दक्षिण में पिटमोंड में जो दक्षिण की तरफ जो था पिटमोंड में क्या है जेनेवा जोड़ दिया था। उसके बाद प्रशा को उसकी पश्चिम सीमाओं पर महत्वपूर्ण इलाके दिए गए। जो प्रशा थी ऑस्ट्रिया के जो पास में ही है प्रशा, उस वहाँ आपको क्या है पश्चिम की जो सीमाएं उस पर कुछ महत्वपूर्ण इलाके उसको दे दिए गए। जबकि जो ऑस्ट्रिया है उसके उत्तर की तरफ जो है उत्तरी जो इटली है इटली का उसको कंट्रोल सौंप दिया था, किसको, ऑस्ट्रिया को, ठीक है। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ स्थापित किया उसे बरकरार रखा गया, कि मतलब जो नेपोलियन ने 39 मिला करके एक जर्मन जो महासंघ बनाया था
उसको इन्होंने क्या है बरकरार रखा था, मतलब उसमें कुछ बदलाव नहीं किया, मतलब वहां स्टेट नेशन स्थापित नहीं कर रहे थे वो। पूर्व में मतलब पूरब की तरफ रूस को क्या किया, पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया। ये सारे मतलब क्या किया, चारों तरफ जो आपके क्या है रूस फ्रांस के चारों तरफ ये नेशन विकसित कर रहे हैं, ताकि ये रूस जो फ्रांस है अपना मतलब एक्सपेंशन ना कर सके, मतलब विस्तार ना कर सके। जबकि प्रशा को सक्सेनिया का एक हिस्सा प्रदान कर दिया था कि प्रशा का जो ये हिस्सा है, जो है ये सक्सेनिया वाला हिस्सा क्या है, प्रशा के कंट्रोल में। इन सब का मुख्य उद्देश्य मतलब ये जो नेशन बनाने का, मतलब जो एरिया इनको नेशंस को देने का, कंट्रोल में देने का, उनका जो उद्देश्य था वो क्या था, राजतंत्र की बहाली, कि यहाँ पर क्या है फिर से मोनार्क स्टार्ट हो जाए, मतलब राजतंत्र की बहाली हो जाए, जिन्होंने नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, जो मतलब नेपोलियन ने जिसको खत्म कर दिया था मोनार्क को, फिर से वो विकसित हो मतलब बहाली हो जाए, उसकी स्टैब्लिश हो जाए। साथ ही यूरोप में एक ऐसी रूढ़वादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था कि मतलब जो पूरे यूरोप है उसमें क्या है, एक रूढ़िवादी क्या है व्यवस्था स्थापित हो। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। देखो 1815 के बाद जो रूढ़िवादी जो व्यवस्थाएं थी, शासन व्यवस्था जो आई थी, अब कौन आए थे, कंजर्वेटिव्स। अब क्या थे वो, उनको जिस तरह से आपने नेपोलियन को देखा ना कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही तुम्हारा जो भी राजा महाराजा जो सब कुछ मैं ही हूँ, सेम वही आप यहाँ देखोगे। जो ये आपकी रूढ़िवादी शासन आया था ये भी निरंकुश था, कि ये जो शासन व्यवस्था थी ये क्या थी, निरंकुश। निरंकुश का मतलब कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो, जिसे मतलब कोई रोक टोक ना कर सके, उसको कहा गया था निरंकुश। तो ये जो आपके रूढ़िवादी थे वो कैसे थे, निरंकुश थे। बेआलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। मतलब अब इनको लगता था ना कि भाई अब कोई भी इनकी आलोचना वगैरह करे या असहमति जताए तो ये इन सब के लिए बर्दाश्त से बाहर था, कि कोई इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। मतलब अब जो कोई भी, मतलब अब देखो जब फ्रांस रेवोल्यूशन आगे, उदारता, बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता, ये सारे जो इन सारी चीजों का स्वाद तो चख लिया था जनता ने। अब भाई वापस उनको तो फ्रीडम चाहिए। अब उनको पहले की तरह जो एरिस्टोक्रेट उन्हें दबा रहे थे, उन्हें अपनी पावर से मतलब कंट्रोल कर रहे थे, अब वो तो नहीं रहेंगे। ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी को तुम क्या दबा के रख लोगे, वो फूटेगा ही फूटेगा। अब लोगों को तुम मतलब फ्रीडम नहीं दोगे तो ऑब्वियस सी बात है उन पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, निरंकुश। और अगर इनको फ्रीडम नहीं दोगे तो भाई इनको, भाई जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई उन सारी को फिर से बातें उजागर होंगी, ये तो फिर से हमें हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, कंट्रोल करना चाहते थे निरंकुश सरकारें। तो अगर इनकी सरकार पे कोई सवाल उठाता था कि भाई ये सरकार सही नहीं है, गलत है, या जो भी है बुराई करता था, तो ये सारी चीजें इनके बर्दाश्त से बाहर थी। तो ये ज्यादातर इन चीजों पर क्या करते थे, सेंसरशिप लगाते थे। जो भी इनके बारे में गलत छापता था, मतलब इनके बारे खिलाफ छापता था, कुछ भी लिखता था तो सेंसरशिप लगा देते थे। सेंसरशिप मतलब रोक लगा देते, नियम बना देते कि ये इनके मतलब खिलाफ नहीं होने चाहिए। मतलब जो निरंकुश सरकार है हमारी, जो अरिस्टोक्रेट गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ मतलब आप कुछ नहीं छाप सकते थे। मतलब ये इनका मेन मोटिव था इन पर सेंसरशिप लगाने का। ठीक है, सरकार ने सेंसरशिप के नियम बनाए, मतलब उन्होंने नियम बना लिए। और उनका मेन मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि अखबार हो गए, किताब हो गए, नाटक और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना जिससे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते हो। मतलब ऐसी चीजों पे कंट्रोल करना या रोक लगाना जिसमें मतलब फ्रांस की क्रांति हुई, उसकी क्रांति से रिलेटेड कोई भी झलक दिखा रहे हैं, कोई भी विचार रख रहे हैं, कोई भी थॉट रख रहे हैं, या उसका कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस पर रोक लगाना। क्यों रोक लगाना चाहते थे क्रांति पे, ऑब्वियस सी बात है, फ्रांस की क्रांति के ही तो थे ये नारे, उदारता, समानता, बंधुत्व, ये सारी सब कुछ उन्हीं का ही तो था। लोगों को अब इनका स्वाद लग चुका था, भाई अब इनके बिना तो नहीं रह सकते। कहते नहीं, एक बार जब मुंह के खून लग जाता है तो बस चाहिए ही चाहिए। एक तरह से ये मतलब कहावत है, खून से मतलब ये नहीं, खून पीने से मतलब नहीं, मतलब जब कई बार आप टेस्ट से ले सकते हो कि आपको कोई चीज़, जब एक चीज़ मुंह में टेस्ट चढ़ जाता है तो आपको लगता है ना कि बार बार वो चीज़, उसकी क्रेविंग होती है कि हमें चाहिए चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों को जब उदारता इनका जो है अब स्वाद तो चख लिया था, अब बार बार वही चाहिए उनको, तो अब उन पे कंट्रोल तो नहीं कर सकते। अब लेकिन जब क्रांति की चीज़ों की बात होगी तो उन्हें, लोगों को याद होंगी ये सारी चीज़ें, याद दिलाएंगे तो फिर से वो उसमें आ जाएंगे, मतलब एक्शन में, एक्शन इन द सेंस मतलब फिर से पावर में, मतलब कोशिश करेंगे इनको हटाने की, एरिस्टोक्रेट को। तो वो लोग ऐसी चीज़ें होने ही नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन पर कंट्रोल करना चाहते थे, कि मतलब उस पर रोक लगाने चाहते थे, जिससे कि लोगों फिर से ध्यान उधर जाए ही नहीं उनका।
लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृतियां उदारवादियों को लगातार प्रेरित करती रही, जो उदारवादी थे। अब ऑब्वियस सी बात है, वो उदारवादी तो चुप नहीं रहेंगे, वो तो कुछ करेंगे ही करेंगे ना। तो उनके उदारवादियों को लगातार ये क्या है, मोटिवेट करती रही, प्रेरित करती रही। और नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाए गए जो मुद्दा था, उसका मुख्य मुद्दा था, वो था प्रेस की आज़ादी। अब उदारवादी कहेंगे कि भाई हमें तो फ्रीडम चाहिए, किसकी? प्रेस की, कि भाई हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख मतलब प्रिंट कर सकते हैं, छाप सकते हैं, हमें क्या है, आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। यहाँ एक मतलब चिंतकों का क्लब है, ये 1820 के आसपास बनाया गया एक अनाम व्यंग्य चित्र है, जो व्यंग्य करते दिखा रखा है। मतलब इसमें आपने देखा होगा मुंह वगैरह बंद किए हुए दिखा रखा है, एक तरह से हाथ वाथ बांधे हुए हैं। और ये पिक्चर क्या कह रही है, इसको आज आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे क्या कहना चाह रही है, और उसके बाद हम इसको कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो हमारा जो टॉपिक है यहीं पर ख़त्म होता है ये वाला। इसके बाद अब देखो, जब वो क्या कहेंगे कि भाई फ्रीडम मांग करेंगे कि भाई हमें प्रेस की स्वतंत्रता चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, क्रांति ही करेंगे। तो अब क्या, हम क्रांति ही टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, क्रांति, कि कैसे क्रांति हुई, इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।